प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि रॉलेट कानून क्या था, रॉलेट कानून बनाया क्यों गया था और रॉलेट कानून को बनाया किसने था और रॉलेट कानून को बनवाया किसने था। इतना आप लोगों ने जाना। इसके बाद आप लोगों ने जाना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, क्यों हुआ था, ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इतना आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, जो कि 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गांधी जी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था और इतना प्रभावित किया कि इससे व्यथित होकर, दुखी होकर के गांधी जी जो रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह चला रहे थे, उन्होंने उस आंदोलन को बंद कर दिया, यानी कि तत्काल प्रभाव से उसे वापस ले लिया गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी ने इस आंदोलन को तो बंद कर दिया था, लेकिन बंद करते समय गांधी जी ने एक बात कहा था। उन्होंने कहा था कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी शासन की नींव भारत में रखी थी और जलियांवाले बाग हत्याकांड ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला करके रख दिया है। चूँकि भारत में अंग्रेजी शासन की जो नींव पड़ी थी वह एक युद्ध के द्वारा पड़ी थी। जब वह युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो कहा गया कि अब अंग्रेज़ों का अधिकार पूरे भारत में हो गया है, यानी कि पूरे भारत में एक छत्र राज्य अंग्रेज़ों का हो गया है जब उन्होंने वो युद्ध जीत लिया था। और वह युद्ध था प्लासी का युद्ध। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी शासन की नींव भारत में रखी है और जलियांवाले बाग हत्याकांड ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला करके रख दिया है। तो गांधी जी ये आंदोलन तो बंद कर दिए थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए, एक ऐसा आंदोलन हो जिसका प्रभाव पूरे भारत में हो। क्योंकि रॉलेट कानून के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था वह आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो सिर्फ गाँव तक ही सीमित न रहे, बल्कि वह पूरे भारत में एक साथ रहे, यानी कि सिर्फ शहरों तक ही सीमित न रहे या सिर्फ गाँव तक ही सीमित न रहे, वह पूरे भारत में एक साथ चले। तो कहने का मतलब कि गांधी जी ये चाहते थे कि गाँव के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ें। तो उसके लिए एक व्यापक आंदोलन की ज़रूरत था, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की ज़रूरत था। तो गांधी जी को एक मौका भी मिला हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाने के लिए। उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अब ये सवाल उठता है कि हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास गांधी जी ने क्यों किया? ऐसा कौन सा कारण था कि जिसकी वजह से गांधी जी ये चाहते थे कि यह आंदोलन तभी सफल होगा जब इस आंदोलन में भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित हों। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए जितने भी हथियारों का प्रयोग किया था, जितने भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था, उनमें सबसे खतरनाक हथियार उनका था कि फूट डालो और राज करो। क्योंकि जब दो लोग आपस में लड़ेंगे तो तीसरा निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएगा। तो यही सोच अंग्रेज़ों की भी थी। वो ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम कभी एक ना हो पाएँ, वो हमेशा आपस में लड़ते रहें और जिसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने जितने भी हथियारों का, जितने भी शस्त्रों का प्रयोग किया था भारत के लोगों के खिलाफ, उनमें एक शस्त्र और सबसे खतरनाक हथियार यही था कि फूट डालो और राज करो। तो गांधी जी को एक मौका मिला हिंदू और मुसलमान को एक साथ लाने के लिए। हुआ यूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है वह हार गया था और तुर्की का जो सुल्तान था, जिसे खलीफा कहा जाता है, उसे अपमानजनक संधि करने पर मजबूर किया जाता है। तो अपमानजनक संधि क्यों? क्योंकि जब उस समय कोई भी जब युद्ध हार जाता था तो उसके साथ अपमानजनक संधि ही किया जाता था या उसे अपमानित करके या उस पर ज़बरदस्ती संधि को थोपी जाती थी।
तो खलीफा जो था वह प्रथम विश्व युद्ध हार गया। ये खलीफा क्या होता है? तो तुर्की का जो राजा हुआ करता है वह सुल्तान कहलाता था, और सुल्तान जो होता था वही खलीफा होता था। तो और चूंकि मुसलमानों में सबसे जो बड़े होते हैं या मुसलमान जिनको सबसे ज़्यादा मानते हैं वो कौन होते हैं? वो अल्लाह होते हैं। अल्लाह के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है वह होती है अल्लाह के द्वारा भेजे गए पैगंबर का। और अगर इन दोनों के बाद यानी कि अल्लाह और पैगंबर के बाद अगर तीसरे किसी का सबसे ज़्यादा इज्जत होता है तो वो होता है खलीफा के। तो जो खलीफा होता था वह पूरे मुसलमानों का या जो अरब का खलीफा होता था या सुल्तान होता था वह पूरे मुसलमानों का खलीफा कहलाता था, यानी कि उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। तो चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था यानी कि खलीफा पराजित हो चुका था, तो खलीफा को अपमानजनक संधि करने पर मजबूर किया गया था। और उसके बदले में हुआ क्या, उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि जो मुसलमानों के जो पवित्र स्थल थे जैसे इराक और सीरिया मुसलमानों के पवित्र स्थल माने जाते हैं, तो यह जो है इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो जिस अपमान का बदला लेने के लिए या जिस पराजय को स्वीकार करने के लिए खलीफा पर दबाव डाला गया और मजबूर होकर के उन्हें संधि करनी पड़ी, तो उसी के विरोध में यानी कि अंग्रेज़ों के विरोध में जहाँ जहाँ पे मुसलमान रहा करते थे वहाँ पर आंदोलन प्रारंभ हो गया अंग्रेज़ों के खिलाफ़। पूरे अरब क्षेत्र में या पूरे अरब देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया अंग्रेज़ों के खिलाफ़। तो भारत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ मुसलमानों ने आंदोलन छेड़ दिया, और भारत में जो आंदोलन हुआ इसी आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली दो प्रमुख होते हैं। और यह आंदोलन इन दो भाइयों के नेतृत्व में ही प्रारंभ हुआ था, और देखते ही देखते चूँकि ये दोनों इस आंदोलन को प्रारंभ करने के इकलौते यही दो व्यक्ति थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय थोड़ा बीतता गया वैसे वैसे इस आंदोलन में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, और देखते ही देखते यह दो व्यक्तियों वाला आंदोलन एक कारवां के रूप में बनता चला गया, एक कारवां बनता चला गया। और यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। तो क्या हुआ कि पूरे भारत में तुर्क कमेटियां बनाई गईं, पूरे भारत में तुर्क कमेटियां बनाई गईं, और इस आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि एकाएक इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित कर दिया गया और एकाएक ये आंदोलन आप गए, नहीं, तुर्क कमेटियां बनाई गईं और धीरे धीरे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, और यह आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हो गया। तो आइए हम जानते हैं कि इस आंदोलन के प्रति महात्मा गांधी जी का क्या विचार था, या महात्मा गांधी जी इस आंदोलन को कैसा मानते थे। तो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को सही माना, और उन्होंने कहा कि चूंकि यह आंदोलन सत्य पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, इसलिए यह आंदोलन बहुत सही है। यानी कि इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी का भी साथ मिला। इसके साथ साथ इस आंदोलन को कांग्रेस का भी साथ मिला, और इस आंदोलन को मुस्लिम लीग का भी इस आंदोलन को समर्थन मिला, जो कि कांग्रेस से अलग हो गया था। और जब इन तीनों का समर्थन इस आंदोलन को मिला तो यह आंदोलन और तीव्र गति से आगे बढ़ता गया। तो इन तीनों का संयुक्त बैठक हुआ, तीनों का, मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का और गांधी जी, इन तीनों लोगों का एक संयुक्त बैठक हुआ। और उस बैठक में निर्णय क्या लिया गया, या उस बैठक में डिसाइड क्या हुआ, यहाँ आप लोग देख लीजिए कि A.M. अंसारी और हकीम अजमल खां ने कहा कि अरब प्रदेश खलीफा को वापस लौटाया जाए। यानी कि जो अरब प्रदेश अंग्रेज़ों ने जीता हुआ है उसको क्या किया जाए कि जो अरब का खलीफा है, जो राजा है, सम्राट है,
उसको वापस कर दिया जाए, क्योंकि यह मुसलमानों का पवित्र स्थल है, पवित्र राज्य है, इसलिए इसको अंग्रेज़ों को वापस करना चाहिए। दूसरा क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। इसके अलावा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस जो है मनाने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि गांधी जी इस आंदोलन को कैसा मानते थे, तो अभी आपको बताया गया कि गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर मानते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि यह जो आंदोलन चल रहा है यह सत्य और न्याय पर है, इसलिए इस आंदोलन को हमारा समर्थन है, हम इसके समर्थन में हैं। आगे क्या हुआ कि 1919 में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष गांधी जी को निर्वाचित किया जाता है। जब तीनों का संयुक्त बैठक होता है और उस बैठक में 1919 में गांधी जी को संयुक्त रूप से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, उनको अपना नेता चुना जाता है। तो नेता जब गांधी जी को चुना जाता है तो उन्होंने क्या किया कि सरकार पर दबाव डालने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक धमकी दिया। गांधी जी ने धमकी क्या दिया, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांगे मान ले, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी तो हम असहयोग करेंगे। यानी कि गांधी जी ने कहा कि हमारी बात को अंग्रेज़ अगर नहीं मानते हैं या आप अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम आपकी व्यवस्था के खिलाफ असहयोग करेंगे, आपके साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम आपके स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे, हम आपकी सेना में नौकरी नहीं करने जाएंगे। इस तरह की बातें गांधी जी ने एक अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए कहा कि अगर आप इस तरह के जो कानून हैं कि जो हमारी मांगें हैं इसको अगर आप वापस नहीं लेते हैं या हमें वापस नहीं करते हैं या हमारी मांगों को अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके साथ असहयोग ही करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। आगे क्या कहा कि 1920 ईस्वी में हिंदुओं और मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से जा कर के मिला। यानी कि गांधी जी ने एक और दबाव डाला वायसराय के ऊपर कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रतिनिधिमंडल मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग आंदोलन अगर कर रहे हैं तो अगर सरकार के किसी प्रतिनिधि से मिलने जाना है या उनके सामने अपनी बात को रखने जाना है तो ऐसा तो है नहीं कि हज़ारों लोग चले जाएंगे, उनमें से 2, 4, 6, 10, 20 लोग ही जाएंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, वायसराय पर दबाव डालने के उद्देश्य से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों लोगों को मिला करके 4 से 10 लोगों को वहाँ पर भेजा, ताकि उनको लगे कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं हैं, इनमें भारत के हिंदू भी शामिल हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1920 में हिंदुओं और मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिला और उन्होंने अपनी मांगों को रखा। मांगें क्या थी कि अरब के जो प्रदेश हैं जो कि आपने जीता हुआ है और खलीफा को पराजित किया है, उस पर नाजायज़ रूप से संधि किया है दबाव डाल करके, उन प्रदेशों को हमें आप वापस कर दीजिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वायसराय ने उनकी बातें नहीं मानी और परिणाम निराशाजनक हुआ। आइए हम स्लाइड को एक बार पुनः देख लेते हैं। मोटे तौर पर हुआ क्या कि तुर्की का जो सुल्तान था वह प्रथम युद्ध में हार गया था, यानी कि तुर्की जो है प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो गया था। और परिणाम उसका क्या हुआ कि इराक और सीरिया जैसे क्षेत्रों पर ब्रिटेन, फ्रांस का कब्जा हो गया, जो कि मुसलमानों का पवित्र स्थल हुआ करता था। इन क्षेत्रों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। आगे क्या हुआ कि इनके खिलाफ खलीफा के साथ हुए इस व्यवहार के विरुद्ध में, मतलब ये जो अपमानजनक संधि खलीफा के साथ हुई है, इसके विरुद्ध में 1919 में अली बंधुओं ने एक आंदोलन चलाया जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। फिर क्या होता है कि शीघ्र ही ये आंदोलन साम्राज्य विरोधी हो जाता है और राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेता है। अली बंधुओं द्वारा चलाया गया यह आंदोलन शीघ्र ही साम्राज्यवादी नीतियों अर्थात अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाता है और एक राष्ट्रवादी या राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में सबके सामने आता है। और उसी समय क्या होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की संयुक्त बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ए.एम. अंसारी
और हकीम अजमल खां ने कहा कि अरब के जो प्रदेश अंग्रेज़ों ने जीता है या अपने कब्जे में लिया है उसे खलीफा को वह वापस कर दे। साथ ही साथ क्या हुआ कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। उस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाएगा। आगे क्या हुआ, गांधी जी का क्या विचार था इस आंदोलन के प्रति? तो गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर मानते थे, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को अपना सहयोग दिया। आगे क्या होता है कि 1919 में दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया कमेटी में खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष गांधी जी को निर्वाचित किया जाता है। और जब गांधी जी को अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है तो उन्होंने सरकार को धमकी दिया। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने अंग्रेजी सरकार को यह धमकी दिया कि आप अगर हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हमारी जो मांग है उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो हम आपके साथ असहयोग करेंगे। तो उसके बाद भी गांधी जी ने और दबाव डालने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर उन्होंने क्या किया कि 1920 में हिंदू और मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिलने के लिए उन्होंने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि क्रांतिकारियों की कुछ मांगें थीं, भारतीयों की कुछ मांगें थीं, उनके लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को भेजा जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनका एक संदेश यह भी देना चाहते थे गांधी जी कि अब इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं है बल्कि भारत का हिंदू भी इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सम्मिलित हो चुका है। तो वो प्रतिनिधि मंडल गया और उन्होंने वहाँ अपनी मांगों को रखा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? वह निराशाजनक ही रहा। तो परिणाम क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन तो चलता ही रहा और एक नया आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिया जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया। प्रारंभ में कांग्रेस के लोग ही इस आंदोलन का चूंकि विरोध कर रहे थे और ये मानते थे कि एक बार पुनः खून खराबा शुरू होगा, तो कुछ कांग्रेस के लोग इस आंदोलन के पक्ष में थे तो कुछ लोग इस आंदोलन के विरोध में थे। कुछ चाहते थे कि ये आंदोलन प्रारंभ हो और कुछ चाहते थे कि ये आंदोलन न स्टार्ट हो, क्योंकि अगर ये आंदोलन शुरू हुआ तो फिर से खून खराबा प्रारंभ होगा, ये निश्चित है। तो किसी तरह से गांधी जी को इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का के नेतृत्व में उनका मतलब आंदोलन के जो क्रांतिकारी होते हैं या पूरी भूमिका का एक गठन होता है और जिसके मुखिया महात्मा गांधी जी बनाए जाते हैं और यह आंदोलन किसी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। और एक बार यह आंदोलन जब शुरू हो गया तो यह आंदोलन पूरे भारत में एक साथ आरंभ हुआ और इसका बहुत व्यापक असर हुआ और इसका परिणाम यह हुआ कि इस आंदोलन ने, असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला करके रख दिया। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ, किन परिस्थितियों में शुरू हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ किया जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। तो उसी समय खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा था लेकिन असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। तो इस वीडियो में आज इतना ही। बाकी असहयोग आंदोलन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ, किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से असहयोग आंदोलन असफल भी हो गया। इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।